Hello all, in today's class we are going to study a very important law of electrostatics which is known as the Gauss law. Now Gauss law and its applications form the most important aspect of this chapter. But before we understand what exactly Gauss law states, we need to first understand a very important concept which is known as the electric flux. तो आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे basic idea about electric flux. So while explaining you electric flux, I am going to keep it very simple, something so that you are able to relate, and once you are having the clear concept in your mind, we will be able to define and understand electric flux in a much better way. So let us start with considering with a very simple example. Let us assume that there is a lot of positive charge kept on one side and on the other side there is lot of negative charge. So what happens when there is positive charge and negative charge? Then field lines are produced. They start from positive and end at negative. So let us try to draw one such case. So I am going to assume that there are lots and lots of field line. For the time being I am going to assume the field to be constant. अभी के लिए मैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ, ऐसा मान के चलो, और ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने इस फील्ड के अंदर, ठीक है, एक सिलेंडर रख दिया. तो मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, ठीक है. सिलेंडर कुछ ऐसा है, ये मैंने बना दिया सिलेंडर. तो एक सिलेंडर रख दिया आपने अंदर. अब अगर आप देखो इस सिलेंडर के अंदर से ऐसे एक साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है और दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, राइट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली फ्लक्स मीन्स? सो फ्लक्स इज बेसिकली, इफ आई ट्राई टू टेल यू इन सिंपल टर्म्स, इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस. नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू. एक सरफेस के थ्रू जानी चाहिए, ठीक है. समझने की ट्राई करते हैं. पहले तो आप ये सोच के देखो कि सिलेंडर के अंदर आपको टोटल कितने सरफेसेस दिख रहे हैं. तो सिलेंडर के अंदर आपको एक सरफेस दिखेगा, ये साइड वाला, राइट. एक सर्कुलर सरफेस है, ये भी दूसरा सर्कुलर सरफेस है, राइट साइड वाला. और एक सरफेस है कर्व्ड सरफेस, ठीक है. इस सरफेस की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, कर्व्ड सरफेस की एरिया 2 पाई आर एच होती है. पहली चीज़ है ये सोच के देखिए कि फील्ड लाइन्स जो है वो कौन से सरफेस के थ्रू जा रही है. तो ये पहला सरफेस, इसको मैं नाम दे देता हूँ S1. क्या इस S1 के थ्रू जा रही है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल इस S1 के थ्रू जा रहे हैं, बल्कि इस S1 के अंदर जा रही है, राइट. इधर से अंदर घुस रही है. ओके, S2 ये वाला ले लेते हैं नाम इसका, S2. क्या S2 के थ्रू जा रही है? तो बिल्कुल थ्रू जा रही है. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ऐसे इसको सरफेस को पास करती हुई निकल रही है. इस केस में इस सरफेस से बाहर की तरफ आ रही है, सिलेंडर से बाहर निकल रही है, तब ये सरफेस आ रहा है. तीसरा सरफेस बचता है कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ ट्राई टू थिंक वेदर द फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग द सरफेस. दे आर पासिंग पैरेलल टू द सरफेस. इसके पैरेलल लाइन्स निकल रही है, देखो ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऊपर से निकल रही होगी, इधर से निकल रही होगी, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू नहीं निकल रही, ठीक है. तो इस वजह से जो फ्लक्स हम गिनेंगे वो वही गिनते हैं जब वो सरफेस के थ्रू निकलती है. जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज करो मेरे पीछे से अगर फील्ड आ रही है, ठीक है, मेरे पीछे से अगर फील्ड आ रही है तो ये इसके थ्रू निकल के जाएगी, लेकिन छत के, ग्राउंड के, इनके थ्रू की फ्लक्स को हम नहीं गिनेंगे. यानी जिस रूम में आप बैठे हैं, आप इमेजिन करो ज़मीन के पैरेलल फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है, ज़मीन के पैरेलल फील्ड लाइन्स जा रही है. सपोज करो आपके साइड से ऐसे पैरेलल फील्ड लाइन्स जानी है, तो ये सरफेस और ये सरफेस, इनके थ्रू फ्लक्स होगा. आगे वाला सरफेस, पीछे वाला सरफेस, इनके थ्रू फ्लक्स नहीं कंसीडर करते. ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, इनके थ्रू फ्लक्स कंसीडर नहीं करते. सो बेसिकली मैं फ्लक्स बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब भी वर्ड फ्लक्स सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में बिठाइए कि कितनी फील्ड लाइन्स पास हो रही है उसको फ्लक्स बोलते हैं. जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स पास होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होता है, ठीक है. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज बेसिकली कॉल्ड नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इज द बेसिक standard way of understanding flux. I'll take one of the surfaces out of these two. I will take S2 to make you understand a bit further. So I'm drawing S2 here, and you try to also see how flux depends on multiple factors. So this is S2 and we had field coming like this out, right. ऐसे फील्ड आ रही थी, अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है. Now you can see that the number of field lines that I have drawn is basically 4, so I can say that the flux is 4. Okay, but it is not as simple as number of field lines. You have to understand on what factors will these number of field lines depend. ये जो number of field lines है ये कौन से factors पे depend करेगी. So I'll try to note down the factors and hopefully you will also note down with me. The symbol for flux
is phi. So on what factors will phi depend? So let us try to think. The first factor on which it will depend is going to be basically the स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सेटअप किया ना, इसकी स्ट्रेंथ इमेजिन करो. मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ तो ये फील्ड लाइंस और नज़दीक हो जाएंगी, बहुत सारी बढ़ जाएंगी, बहुत सारी बढ़ जाएंगी. तो अभी देखो इस डायग्राम में आपको सिर्फ 3 दिख रही है, यहाँ पे मैंने 4 बनाई है, ये दिख रही है. अगर मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा तो यहाँ से फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएगी. बेसिकली यही डायग्राम देख लो, स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहले 3 ही जा रही थी, अभी 4 जा रही है. अभी मैं स्ट्रेंथ और बढ़ाऊंगा तो 8 जाएंगी, और स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा तो 12 जाएगी. यानी बेसिकली जितनी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस हो जाएगी. इट इज़ बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल लॉजिक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर. हायर द इंटेंसिटी हायर द डेंसिटी. ये लॉजिक याद रखिएगा. जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी लाइन्स क्लोज हो जाती है, और जितनी लाइन्स क्लोज हो जाएगी उतनी ज़्यादा उस एरिया के थ्रू पास हो पाएगी, इसलिए फ्लक्स बढ़ जाएगा. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच द फ्लक्स डिपेंड्स इज नथिंग बट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एज वी से द इलेक्ट्रिक फील्ड. The other factor on which flux depends is also the area of the surface. सरफेस का एरिया. अगर सरफेस का एरिया छोटा कर दूंगा तो फ्लक्स यानी फील्ड लाइंस कम हो जाएगी. अगर सरफेस का एरिया बड़ा कर दूंगा तो फ्लक्स यानी फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी. इसका मतलब द सेकेंड थिंग ऑन विच इट डिपेंड्स इज नथिंग बट द फैक्टर ए, दैट इज एरिया. Now comes a very important point where most of us, we make mistake. ये पॉइंट में हम बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं. जैसे किसी को भी मैं पूछता हूँ कि आप बताओ कि ये रिंग या ये जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसके और फील्ड लाइन के बीच का एंगल कितना है, तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर 90. तो मैं पूछता हूँ कैसे? वो सर दिख रहा है, देखो 90 है, ये राइट एंगल. तो आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि फिजिक्स में हम एंगल किसके बीच में निकालते हैं? वेक्टर्स के बीच में. इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे दिख रही है कि वेक्टर है, बट आपने एक सरफेस को वेक्टर कैसे मान लिया? एक सरफेस वेक्टर नहीं होता. इसलिए ये बोलना कि सर ये 90 डिग्री पे है दोनों, ये बहुत गलत है. जबकि ये हम राइटिंग में बहुत बार देखेंगे, वहाँ एग्जामिनर हमको इसी बात पे कंफ्यूज करने की ट्राई करेगा. वो हमको बोलेगा एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 90 डिग्री. सो दिस इज़ बेसिकली द लेमन्स वे of giving you the data, but this is not the physicist way of taking the data. You will not say कि sir angle is 90, because angle is always found out between two vector quantities. One of the vector quantities is definitely the electric field E that I can see, but where is the other vector quantity? So I'll explain you how to give direction टू अ सरफेस. एक सरफेस को डायरेक्शन कैसे देते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ. सरफेस के डायरेक्शन देने के लिए हम वेक्टर यूज़ करते हैं, जिस वेक्टर का नाम है एरिया वेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है. मैथ्स वाले इसको 3D ज्योमेट्री करके जो चैप्टर है उसमें अलग नाम से पढ़ते हैं, नॉर्मल वेक्टर. वही टाइप का वेक्टर होता है एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर का काम क्या है? सो एरिया वेक्टर, लाइक ऑल वेक्टर्स, इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, अ मैग्नीट्यूड एंड a direction. So what is the magnitude? It is very obvious. The magnitude is nothing but the area of the surface. जैसे सपोज करो ये जो साइड लिया है मैंने सर्कुलर पार्ट, इसका एरिया कितना होगा? तो सर पाई आर स्क्वायर. तो ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर. अब डायरेक्शन कैसे देने का? तो ये जो होता है ना, ये होता है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को क्या लिया गया है? तो अब देखो क्या होता है, जब मैं एक सरफेस लेता हूँ, सपोज करो ये हाथ ले लिया, इस हाथ का एरिया वेक्टर बनाना है, तो ये सरफेस ले लिया, ठीक है. अब इसमें तो बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है यार, मैं कोई भी ले सकता हूँ. तो ऐसे तो एरिया वेक्टर का कभी डायरेक्शन ही नहीं निकल पाएगा. तो लॉजिक ये लगाया गया कि इससे अच्छा है, क्योंकि एक एरिया तो बहुत सारे वेक्टर बनते हैं, तो क्या सोचा कि अगर एरिया वेक्टर को डायरेक्शन ही देना है तो ऐसा डायरेक्शन दे दो. एंड द डायरेक्शन ऑफ एन एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जो सरफेस का आप एरिया निकाल रहे हो उसके परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं. मैं बिल्कुल सिंपल बता सकता हूँ. पर मेरे सर का एरिया वेक्टर निकालना है तो ऐसा होगा, ठीक है. मैंने नाक का एरिया वेक्टर निकालना है तो ऐसा होगा, ठीक है. गाल का निकालना है तो ऐसा होगा. इट इज़ ऑलवेज सपोज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो अगर इसका निकालना है, देखो इसका निकालना है ये वाले का, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा दिखेगा? तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा. इसका एरिया वेक्टर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये होगा इसका एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इमेजिन करो कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर कैसा होगा? इनफाइनाइट डायरेक्शंस होंगे. जैसे कर्व चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन, कर्व्ड सरफेस ऐसा है ना, तो ऐसे 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 हर जगह पॉइंट करेगा. और थिंक ऑफ अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. दैट इज एज सिंपल एज इट गेट्स टू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो आई विल से इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. So this is the direction of area vector. Now why did I teach you the direction of area vector? I would like to draw the area vector here also. So this is the direction of area vector.
So why did I teach you this? Because it is very important, the third factor. In order to understand the third factor, before I write the third factor, I'll tell you what is more important. The thing is that how have you kept the surface? How have you kept the surface with respect to electric field? ये भी बहुत important है यार. इमेजिन करो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके थ्रू ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है. तो ये देखो यहाँ ये रिंग है ना, ये ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है. समझ में आ रही है बात? सपोज ऐसे आ रही है, फाइन. तो अब जब ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और सपोज करो ये जो सरफेस है इसको मैं ऐसे टिल्ट करना स्टार्ट करता हूँ. इमेजिन करो क्या होगा जब ऐसे एंगल चेंज करना स्टार्ट करूँगा. तो जैसे जैसे एंगल चेंज करूँगा ना तो फील्ड लाइंस कम होती जाएगी अंदर आते आते, और जैसे ही मैं रिंग को या वो सर्कुलर एरिया को आपकी तरफ कर दूंगा. इमेजिन करो ऐसे कर दिया. कैसे कर दिया? ऐसे कर दिया. इमेजिन करो ऐसे कर दिया. जैसे ही ऐसे कर दिया तो फील्ड लाइंस का क्या हो जाएगा पता है? बाहर से निकल जाएगी, थ्रू नहीं जाएगी. हाँ, समझने की ट्राई करो, थ्रू नहीं जाएगी. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो व्हेन द ओरिएंटेशन वाज लाइक दिस, व्हेन आई केप्ट इट लाइक दिस, मैक्सिमम फील्ड लाइंस वर पासिंग. व्हेन आई स्टार्टेड टू चेंज द ओरिएंटेशन एंड व्हेन आई टिल्टेड इट लाइक दिस, उसी सर्कुलर को ऐसे रख दिया, अब क्या हो रहा है? फील्ड लाइन ऐसे साइड से जा रही है. Are the field lines going through the circle? No. So what is the flux? Zero. And hence you need to remember that the orientation of the surface with respect to electric field is very important. What is the orientation in this case? If you see very carefully, in this case theta is equal to 0 degree, and hence I can say that the maximum flux is going to pass. In this case, the orientation of theta, the orientation of ring with respect to electric field is 90 degree. Now many of you are going to think of it as 0 degree. Many of you are going to think of it as 90 degree. But this is not correct from physics point of view. It is correct from a layman's point of view. Question देने के टाइम पे वो बोलेगा चलेगा, लेकिन हमें ये नहीं करना कि हम इस एंगल को 90 डिग्री मान लें. सर ये देखो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री. सर ये देखो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री. उल्टा बोल दिया एकदम. सरफेस तो ये उसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू 0. सरफेस ऐसा तो ये उसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू 90. इफ आई पुट थीटा इक्वल टू 90, द फ्लक्स बिकम्स मिनिमम, और आई वुड से becomes 0, and hence the factor on which flux will depend is the orientation, that is theta. What trigonometric function will satisfy this condition? So of course there is only one trigonometric function which satisfies this condition, and it is nothing but cos theta. So the net formula that I get for flux, that is for you to remember, is basically E a cos theta, or in other words, since you have studied the dot product, it is E dot A. So this is the first and the foremost formula for electric flux. Very important. Of course, this formula comes with its own limitation. The limitation is that you can use this formula only and only when electric field is constant, which is very obvious, right? If you try to recollect 11th standard chapter work energy power, you have studied work done का formula. Work done का formula होता है F dot S. Now the F dot S is not a generic formula. It can only be applied when force is constant. Same way E dot A can only be applied when electric field is constant. When force was variable, if you are able to recall, work done became integration, right? So in the same way, when electric field is not constant, then I can write flux as integration of E dot ds or E dot da. We also write ds as the surface area. तो वो एरिया ही होता है इधर da. डिस्प्लेसमेंट भी ds होता है, बट वो मैकेनिक्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. यहाँ पे एरिया आता है तो da लिख देंगे. तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला फ्लक्स का. ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है. ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन इज द मोस्ट जेनेरिक फॉर्म. सो इवन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इट गोज आउट, इंटीग्रेशन ऑफ da becomes a, so you get back this formula, but this is the most generic formula. Of course we will try our level best not to use integration, नहीं तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. कुछ लॉजिक लगा के ट्राई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने का. सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ देयर आर फ्यू थिंग्स बिफोर वी एंड this topic that you need to understand. They are very basic, right? First of all, let us talk about the quantity flux. So what can I say? A few things that I would like to write is that flux itself is a scalar quantity. Very obvious, because you can see it is dot product. Dot product makes the answer as scalar, so it is a scalar quantity. Another thing that I would also like to write, it can be positive.
can be negative, can be zero, can be positive, can be negative, can be zero, right? Just like work can be positive, negative is zero. Flux can also be positive, negative and zero. Everything conveys something. Zero conveys something, माइनस अगर आया तो उसका मतलब कुछ है, प्लस आया तो उसका भी मतलब कुछ है. आगे पढ़ेंगे क्या है, अभी के लिए इतना ध्यान रखिए. नेक्स्ट आता है यूनिट. फ्लक्स का यूनिट क्या है, ध्यान से देखिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. सो दिस हैपन्स टू बी द यूनिट फॉर फ्लक्स. प्रोबेबली ओनली वन ऑफ द physical quantities which has a very complicated formula but does not have a new name. ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही प्रॉब्लम है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, न्यूटन पर कूलम, बट यू डोंट हैव अ नेम फॉर इट. जैसे वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम को क्या बोल दिया, वोल्ट. So that is why you use voltage, not joule per coulomb. But here electric field has to be used as Newton per coulomb and flux has to be used as Newton meter square per coulomb. So this is something, this is just the basic idea about what exactly flux means. What I will try to next cover is some of the cases in finding out flux, and also I will try to take the Gauss law and make you understand what is the significance of Gauss law with respect to flux. Let us take an example, a very practical example of finding out the value of flux for a given case. So suppose we are given a cube, right? So this is a cube, and we have been told that the side of the cube is, let us say, A, and there is a field which has been set up like this. So it is basically along the x-axis. So we been asked to find out what is the flux passing through different surfaces. So you need to first understand that there are total 6 surfaces in a cube, and only 2 surfaces are going to have flux, rest all the 4 surfaces are going to have zero flux. ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस है उसके लिए फील्ड ऐसे जा रही है ना, तो उसके थ्रू नहीं जा रही. थ्रू किसके जा रही है, ये वाला और ये वाला, इनके थ्रू जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उन्हीं को लेना पड़ेगा. तो पहले वाले सरफेस को उठाते हैं, इसके लिए फ्लक्स निकालते हैं. तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर सोचो कैसा दिखेगा. तो ये सरफेस ऐसा है ना, तो इसका एरिया वेक्टर दिखेगा ऐसा. लेट अस से द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला. और ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा दिखेगा, तो ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर दिखेगा ऐसा. ठीक है, लेट अस ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स ऑन द फर्स्ट सरफेस, दिस वन. सो हाउ विल आई फाइंड आउट फ्लक्स इन दैट केस. सो इन दैट केस द फ्लक्स इज गोइंग टू बी, वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज गोइंग टू बी E डॉट A, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट. आई कैन राइट इट एज E cos theta. Right, so E is given to us as E. A is A square because side is A. Cos theta, look at what is angle between the area vector and the electric field in this case. So it is cos 180. So I get the answer as minus A square E. Right, this is the answer, minus A square E. Now comes a very important part, that what is the significance of minus. I hope most of you would have got it. Let us try to solve the second one, and then let me try to explain you what was the significance. The second case is for this surface. So right, out of 6 surface, the remaining fluxes are 0. So I am not going to count them. So the what is going to be the formula? So it becomes E cos theta again. Now E is E, A is A square, sorry. And in this case, theta, if you see very carefully, it is 0 degree because area vector and electric field are in the same direction. So cos 0 is 1. So in this case, you also get the same magnitude, same value, but in this case, you are getting a sinus plus. Now, when do you get sin plus and when do you get sin minus? You come to know with a very practical method that minus का मतलब है कि फ्लक्स जो है ना, वो अंदर की तरफ आ रही है. क्यों मैंने ऐसे बोला पता है? आप सोचो, नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड कहाँ आती है? हमेशा अंदर की तरफ. तो जैसे नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड अंदर की तरफ आती है, वैसे ही नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है फील्ड अंदर जा रही है. तो अब इस सरफेस को देखो, ये सरफेस के लिए फील्ड क्या हो रही है? अंदर जा रही है. सो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा इसको, जब भी माइनस आता है समझ जाना कि फ्लक्स जो है वो इनकमिंग है, अंदर आ रही है. ठीक है, जब भी फ्लक्स पॉजिटिव आ रही है तब आप देखो फील्ड कहाँ है, फ्लक्स कहाँ जा रही है? बाहर, बाहर निकल रही है. तो जब भी पॉजिटिव आ रही है तो ये आउटगोइंग है. ठीक है, यानी ये बहुत अच्छा तरीका है मतलब समझने का कि इनकमिंग फ्लक्स होगा तो साइन माइनस ही आएगा. आप देख लोगे, जब भी आपको लगेगा ये सरफेस के अंदर फ्लक्स आ रही है, सरफेस से बॉडी के अंदर फ्लक्स आ रही है, तो डेफिनेटली उसका आंसर माइनस ही आएगा, आएगा ही आएगा माइनस. और अगर आप देख लोगे कि फ्लक्स बाहर निकल रही है बॉडी से, तो डेफिनेटली उसके लिए आंसर में क्या आएगा? हमेशा प्लस. आप खुद से नहीं लाओगे प्लस माइनस, बट आपको पता है कि आएगा.
दूसरी चीज़ आई कैन ऑल्सो से राइट नाउ देर इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लाइक वर्क में क्या होता बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, इसमें क्या है माइनस ए स्क्वायर ही आया, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ दैट द इनकमिंग फ्लक्स इज ए स्क्वायर ही। समझ में आया? माइनस का सिग्निफिकेंस ये है ना कि हमको पता चलता है कि फ्लक्स इनकमिंग है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना इनकमिंग फ्लक्स इज ए स्क्वायर ही। अगर ऐसा बोल दिया इनकमिंग फ्लक्स इज ए स्क्वायर ही, यानी आप समझ जाओगे कि फ्लक्स है माइनस ए स्क्वायर ही। Am I clear? So this is how you're going to find out the flux, and this is what minus and plus suggest. Always tell students, right? It is just what you feel. The sign convention is very simple to remember. Just keep in mind that it is about your parents being in your room, right? Parents being in your room. If your parents go out of your room, it is always positive. You feel positive, right? Because outgoing thing is always positive, and when they enter your room, negative. So it is very simple to remember that for outgoing the flux is positive, for incoming the flux is negative. If you see what is the net flux is the total flux in this cube. If I try to find out the total flux, then the total flux comes out to be 0 because this is negative. तो इतना अंदर आया, इतना बाहर आ गया, तो नेट फ्लक्स नेट, ठीक है, नेट फ्लक्स कितना है? तो नेट फ्लक्स तो 0 है। 10 अंदर आई, 10 बाहर निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। नेट फ्लक्स कब होता? जब 10 अंदर आती, 15 बाहर निकलती, तो नेट फ्लक्स 5 होता। 10 अंदर आती, 3 बाहर निकलती, तो नेट फ्लक्स 7 होता माइनस में लेके। उसी तरीके से यहाँ पे तो दोनों सेम आ गए, तो नेट फ्लक्स इन दिस केस आई विल राइट इट एज नेट, द नेट फ्लक्स इन दिस केस इज गोइंग टू बी 0. So this is just one of an example in order to make you understand how to basically find out the value of flux for a given case. Not going to be this easy every time. Every time you're not going to get constant electric field. If you get constant electric field, wonderful, you will use this formula and get the answer. But what if the electric field is not constant? Then you have to go to the integration. The problem with integration is that you've never studied integration with respect to area. Of course I will teach you, but then it is a bit difficult. So to make life simple for us, we've got a law which is known as the Gauss law. It is going to help us in finding out the flux for given cases. So let us try to see the Gauss law. So आप लोग मेरे साथ उसकी statement note करेंगे Gauss law की. So statement of Gauss law goes something like this, that the net flux through a surface, through a closed surface. Now this is very important. Through a closed surface. See, this is a closed surface, right? Closed है ना, हर एक जगह से बंद है, पर आपको मैं इंडिविजुअल फ्लक्स नहीं निकलवा के दे पाऊंगा। मैं क्या दे पाऊंगा आपको? नेट, यानी नेट इसमें कितना आया था? 0 था ना। वैसे ही नेट फ्लक्स अगर निकालना है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इफ यू वांट टू फाइंड आउट नेट फ्लक्स, सो सी अगेन आई एम रिपीटिंग, बी वेरी क्लियर, गॉस लॉ इज नॉट अ वेरी generic law. It gives us very specific things. Specific things are that he will give you only the net flux. Suppose करो फील्ड है ना 6 के 6 सरफेस से पास हो रही होती, तो गॉस लॉ लगा के 6 के 6 सरफेस का इंडिविजुअल नहीं निकलता, आपको नेट फ्लक्स जो है वो मिल जाता है। जैसे इस केस में 0 आया, मैं गॉस लॉ लगा के इसके थ्रू आंसर 0 निकाल के दिखा सकता हूँ, लेकिन इंडिविजुअल बोलोगे तो वो गॉस लॉ से नहीं निकलेगा। सो नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is given as 1 upon epsilon naught times the net, now underline these lines what I am saying, net charge enclosed, very important, by the surface, net charge enclosed by the surface. ठीक है, तो जो भी सरफेस आपने अज्यूम किया है या जो भी सरफेस आपको गिवन है, उस सरफेस के अंदर का यानी एनक्लोज्ड होना चाहिए, ऊपर नहीं चलेगा चार्ज, एनक्लोज्ड अंदर होना चाहिए। अंदर का जो नेट चार्ज है, अगर अंदर बहुत सारे चार्जेस है तो आप नेट निकाल लो, तो नेट चार्ज जो है उसको 1 upon epsilon naught टाइम्स कर दो तो आपको नेट फ्लक्स मिल जाती है। सो आई कैन राइट दैट द फॉर्मूला फॉर नेट फ्लक्स, प्लीज नोट डाउन एवरीवन, इज नथिंग बट द चार्ज एनक्लोज्ड upon epsilon naught. This is the formula for the net flux through a closed surface, and any closed surface that we are going to assume, or it is going to be given to us from now onwards while we are studying this chapter, we are going to call that surface by a special name. We are going to call it as the Gaussian surface.
हम उसको अभी से क्या बोलने वाले हैं, गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस इज एनी क्लोज सरफेस through which you are supposed to find out the flux. So now let us try to take some example and understand how to apply this formula. So the first thing is that this formula is only applicable when you are given charge. Now see very carefully in this diagram, what is the charge inside the cube? So you will say I cannot see any charge, and if there was charge inside then these field lines would have changed. आपको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी फील्ड लाइन ऐसे कांस्टेंट नहीं होती, तो वो बीच में रख देता है ना, तो ये फील्ड लाइन चेंज हो जाती है। तो देखो ये मैं भी मानता हूँ, आप भी समझते हो कि ज़रूरी नहीं है सर वो हमको चार्ज डायग्राम के अंदर बना के देगा, लेकिन एक कॉमन सेंस तो हम लगा सकते हैं कि अगर चार्ज अंदर होता तो हमें फील्ड लाइन ऐसे कांस्टेंट थोड़ी नहीं मिलती, यानी इसके अंदर का नेट चार्ज कितना है, 0। यू पुट चार्ज एनक्लोज्ड इक्वल टू 0, यू गेट द नेट फ्लक्स एज 0, यू कैन वेरीफाई we also got net flux equal to 0. So what are the different examples? Let us try to take few cases in which you are supposed to find out the net flux using this formula. So let me try to teach you and make you understand with some questions. So I will draw in the places that I have been left with. You try to follow a proper sequence of noting it down. So let us take the first question. So suppose we have got a spherical Gaussian surface, right? And there is a charge inside it, and that charge is plus q. So what will be the flux passing through this Gaussian surface? So the flux passing through this Gaussian surface is going to be charge enclosed. What is the charge enclosed? Q upon epsilon naught. What is the sign plus? What does plus sign mean? Plus sign means that the flux is outgoing. You can see the direction of flux that will be produced. Field lines that will be produced, they are definitely going to go out of the Gaussian surface, and that is why you got a positive answer. Okay, now what if a Gaussian surface, let us say I am taking another spherical Gaussian surface only, I am taking a spherical Gaussian surface again, and in this case I am going to put minus q charge inside, minus q charge inside. So what do you think, what will be the flux in this case? So the flux in this case is going to be minus q by epsilon naught. I hope you now understand why minus, because if you draw the field lines for this, the field lines are incoming to the Gaussian surface, and if it is incoming to the Gaussian surface then definitely the value does not change but the sign changes. तो देखो इन दोनों में एक ही चेंज है ना, प्लस और माइनस का। उसका रीज़न, इसमें फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, इसमें फील्ड लाइंस जो है वो अंदर आ रही है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अनदर एग्जाम्पल, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर बेटर. Imagine if I am given a charge not inside the Gaussian surface but outside. In this case, what is the net flux through the surface? So in this case, the net flux will definitely be 0. बहुत लोग बोलते हैं सर इससे फील्ड लाइन तो पास होगी ना, लेकिन आप ध्यान से देखो इसकी फील्ड लाइन वैसे तो हर डायरेक्शन में होगी, जगह नहीं है तो मैं सिर्फ इस साइड की बनाता हूँ, तो कुछ ऐसी बनेगी फील्ड लाइन्स। ध्यान से देखना, ऐसे बनेगी, ठीक है। ये कुछ फील्ड लाइन्स बन गई इसकी जो मैंने बनानी थी। अब आप देखो, ध्यान से देखो कितनी फील्ड लाइन्स है जो अंदर जा रही है। देखो ये तो बाहर निकल गई, ये फील्ड लाइन अंदर गई, ये फील्ड लाइन अंदर गई, ये भी फील्ड लाइन जो है वो अंदर गई। कितनी फील्ड लाइन अंदर गई? तो ध्यान से देखो सर, 3 फील्ड लाइन अंदर गई। कितनी बाहर निकली? तो 3 बाहर निकली। तो जितनी अंदर गई उतनी बाहर निकल रही है। आप फिर से रिकॉल करो, ये फ्लक्स आपका वो नहीं है कि कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर निकल रहा है। ये फ्लक्स कौन सा है? नेट फ्लक्स है। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? 3 इनकमिंग 3 आउटगोइंग। सो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? 0। सी हियर यू डिड नॉट हैव आउटगोइंग, यू डिड नॉट हैव इनकमिंग, एवरीथिंग वाज आउटगोइंग. So that is why you got some answer. Everything was incoming, so that is why you got an answer. But here number of incoming is equal to number of outgoing, and hence the net flux is going to be 0, and that is why we have to take charge enclosed, because if the charge is outside then you don't count that charge. तो अगर आपको एक Gaussian surface के बाद 1000 चार्जेस भी डाल के दे दिए हैं, अगर फ्लक्स निकालना है उन चार्जेस को इग्नोर करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज देखना होता है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, और गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे कुछ चार्ज नहीं दिख रहा, इस वजह से नेट फ्लक्स कितनी होगी? 0. व्हाट इफ इन दिस स्फेरिकल सरफेस, in this same spherical surface, if I had something which is called as a dipole, एक डायपोल डाल देता हूँ, तो अगर डायपोल होता यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, तो नेट फ्लक्स कितनी होती? तो इमेजिन करो, तो इसकी भी नेट फ्लक्स कितनी आती? 0, क्योंकि नेट चार्ज इनक्लोज कितना है? माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0. ऑफकोर्स दीज टू आर डिफरेंट केसेस, बट द आउटकम इज सेम, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था, जितना अंदर आया उतना बाहर आया। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। देखो मैं इसकी फील्ड लाइन बना के दिखाता हूँ आपको, इसकी फील्ड लाइन कैसे बनती है। तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, पहली फील्ड लाइन तो अंदर से ही जाएगी ऐसे सीधा, दूसरी फील्ड लाइन ऐसे जाएगी,
तीसरी फील्ड लाइन सॉरी उल्टी बना दी मैंने, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाती है, आप लोग चेंज कर देना। तीसरी ऐसी जाएगी, नीचे भी बना देता हूँ ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर यहाँ से वही लाइन अंदर आएगी, ऐसे घूम के आएगी ना अंदर। तो ये फील्ड लाइंस आपको मैंने बनवाई है। अब ध्यान से देखो, जितनी फील्ड लाइन बाहर निकल रही है उतनी वापस अंदर आ जा रही है ना। ये यहाँ से बाहर निकली तो फिर अंदर आ गई, ये यहाँ से बाहर निकली तो फिर अंदर आ गई, ये यहाँ से निकली तो यहाँ से अंदर आ गई। तो जितनी इनकमिंग है उतने ही क्या है, आउटगोइंग। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा इससे भी, 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको नेट फ्लक्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, और वो है ये कि अगर फ्लक्स इनकमिंग है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता चलता हूँ, आप भी नोट करना। अगर इनकमिंग फ्लक्स है, ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स नेगेटिव है, एंड हेंस मतलब क्यू भी नेगेटिव है, तभी तो आया होगा। नेट चार्ज भी कितना होगा, नेगेटिव। नेट फ्लक्स भी कितनी होगी, नेगेटिव, क्योंकि फ्लक्स जो है वो इनकमिंग है। अगर फ्लक्स आउटगोइंग है, आउटगोइंग फ्लक्स है, बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स डेफिनेटली क्या साइन लेगी, पॉजिटिव, एंड क्यू नेट भी कितना होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव। एनक्लोज की बात हो रही है। और अगर नेट फ्लक्स जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो फाई इज 0 एंड net enclosed charge is 0. So see, this net enclosed charge is also 0 because it is minus q and plus q. This net enclosed charge is 0 because there is nothing inside. So both of them will have 0 amount of net flux. So this is one of the thing that you need to keep in mind. Another very important thing that I would like to reiterate, and you need to keep it very nicely in your mind. Imagine if instead of these spherical Gaussian surfaces मैंने क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेसेस बना दिए होते, इस स्फीयर की जगह मैंने क्यूबॉइड रख दिया होता, तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उस क्यूबॉइड से निकलती वो अलग हो जाती क्या, बिल्कुल नहीं होती। आंसर यही होता। हम तो शेप देख ही नहीं रहे ना, शेप तो कुछ भी हमको क्या लेना देना, हमको तो फील्ड से मतलब है। और फील्ड किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। इसलिए फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब अगर ये स्फीयर की जगह मैं क्यूब बनाता, सिलेंडर बनाता, क्यूबॉइड बनाता, हेमिस्फीयर बनाता, आंसर मेरा चेंज नहीं होता। इस वजह से द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। अच्छा, इमेजिन करो अगर मैं इस स्फीयर की साइज़ को बड़ी कर दूँ, स्फीयर का है ना, स्फीयर के साइज़ को डबल कर देता हूँ, तो क्या फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी क्या, फील्ड लाइंस तो नहीं बढ़ेगी ना। फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती है, क्यू पे। हाँ, क्यू को डबल करो तो फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, लेकिन आप स्फीयर की साइज़ को बढ़ा दोगे तो उससे फ्लक्स नहीं बदलता। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ कीप इन योर माइंड दैट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन शेप और साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। अगर ये स्क्वायर की जगह स्फीयर की जगह ये क्यूब होता तो भी फील्ड लाइन उतनी निकलती। यानी शेप पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। इनकमिंग यानी नेगेटिव फ्लक्स यानी नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है, पॉजिटिव फ्लक्स यानी पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड है। दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, एंड इफ net flux is 0 then there is no net charge enclosed, just like you can see in this case. I hope you're clear with whatever I have given you here. One last bit of thing that I'm going to take is what happens if the charge is not enclosed. So in the minimum possible area I'm going to take, again I will expect you to continue this theory ahead. So what if the charge is not enclosed? So let us say I have got a cube, so I'm going to draw small cubes. You please draw big cubes because this is a very important question. So let us say I've got a cube, and if inside there was a charge, then I could have easily said that the net flux is q by epsilon naught. But what if the charge happens to be on the surface? Now this charge, if this is q, then this charge I cannot say is enclosed by the surface. You can see it is outside, or it is also not outside. Okay, अगर बाहर होता तो मैं 0 बोल देता, जैसा ये केस था। अगर अंदर होता तो मैं बोल देता q by epsilon naught। लेकिन ये ना तो बाहर है ना तो अंदर है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि एकदम ऐसा का ऐसा क्यूब आपके पास एक्स्ट्रा है और उसको आपने ऐसे साइड से लगा दिया। जैसे ही आपने उस क्यूब को साइड से लगा दिया तो आपके पास एक क्यूबॉइड आ गया। अंदर की लाइन ये भूल जाओ, बीच की जो पार्टीशन है, आपने 2 क्यूब को ऐसे लगा दिया तो एक बड़ा सा क्यूबॉइड हो गया, और उस बड़े से क्यूबॉइड के अंदर चार्ज एनक्लोज हो गया। कितना चार्ज एनक्लोज हो गया, क्यू।
मतलब शॉर्टकट ये कहता है, तरीका ये कहता है कि अगर चार्ज सरफेस पे है या कहीं एज पे है, कहीं पे भी है, आप एक्स्ट्रा बॉडीज़, एक्स्ट्रा फिगर्स को कनेक्ट करके उस चार्ज को एनक्लोज कर दो। तो मैंने क्या किया, एक क्यूब लगाया और उससे इस चार्ज को पूरा क्यूबॉइड बना के एनक्लोज कर दिया। उस केस में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने एनक्लोज कर दिया। उस केस में फॉर्मूला कितना लगेगा, तो उस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपने कितने गॉसियन सरफेस के थ्रू निकलना है, तो आपने तो 2 लगा दिए, एक क्वेश्चन में था, एक आपने एक्स्ट्रा लगाया। क्यों एक्स्ट्रा लगाया, एनक्लोज करने के लिए। तो अब कितने गॉसियन सरफेस हो गए, 2। तो इन 2 के थ्रू कितना जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो 2 गिवन नहीं थे, आपको तो एक ही गिवन था। तो उस एक आपके वाले क्यूब के थ्रू कितना जाएगा, तो उसके थ्रू जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सी वेरी केयरफुली, इट विल बी क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन द सिमिलर वे, इफ आई वॉज गिवन the same question wherein, okay, I'll draw it here only, if it was given to us that it is a cube again and we have been given, these are very common questions that you will find, and we are given that the charge in this case is not on the surface, it is on an edge के ऊपर एक चार्ज को जो है वो रख दिया है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, तो इस केस में ये तो एक क्यूब है, आप एक क्यूब ऐसे लगाओगे, एक क्यूब आगे लगाओगे और एक उसके ऊपर लगाओगे, ताकि 4 क्यूब मिलके आपके एज वाले चार्ज को, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, 4 क्यूब मिलके आपके इस एज वाले चार्ज को एनक्लोज करेंगे। 2 से एनक्लोज नहीं होगा, ऐसे साइड से लगा दोगे तो ये दिखने लगेगा बाहर की तरफ, इस तरफ से दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा, एक ऐसे लगाना पड़ेगा। ऐसे जाके 4 क्यूब जब बनेंगे ना, तो ये एज वाला क्यू जो है वो एनक्लोज हो जाएगा। और जैसे ही एज वाला क्यू एनक्लोज हो गया, आप फॉर्मूला लगा सकते हो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपके कितने गॉसियन सरफेस से पास हो रहा है, 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन में कितने गॉसियन सरफेस दिए हुए हैं, सिर्फ एक। तो इन दिस केस the answer is going to be, in this case the answer is going to be q by 4 epsilon naught. Of course positive because it is a positive charge. If it would have been negative, I have put the minus sign in cases, would have got the flux as negative, which would have just signified that the flux in this case is incoming, right? In this case it is positive, so the flux is outgoing. So this is how basically you will try to solve questions when the charge is not enclosed fully, सरफेस के ऊपर है, एज के ऊपर है। इमेजिन आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, यू ट्राई टू सॉल्व, व्हाट इफ दिस चार्ज वाज नॉट ऑन द एज एंड इट वाज ऑन अ वर्टेक्स ऑफ द क्यूब। अगर वो क्यूब की वर्टेक्स पे होता, मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके सोच के देखो कि कितने क्यूब्स लगेंगे आपको एनक्लोज करने के लिए। फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लेके उसको उतने नंबर ऑफ क्यूब से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि उस केस में जब ये चार्ज एज पे नहीं वर्टेक्स पे है, तब नेट फ्लक्स कितना होता है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ बेसिक आइडिया अबाउट द गॉस लॉ, अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Please keep in mind that now you have got multiple formulas to find out flux. The first formula that we studied initially was EA cos theta or E dot A. You apply that formula only and only when electric field is constant. If electric field happens to be variable, you cannot apply the formula. So you apply the formula integration of E dot ds. That is the second formula that you studied. That formula you will apply when electric field will be given to you. Area vector का कुछ significant method से दिया हुआ होगा, तो हम integration से निकालेंगे. And the third and a very common type of question that you're going to be seeing in many questions, it is going to be finding flux not by E dot A, not by integration of E dot ds, but by using the net charge enclosed. With this we come to an end of the topic electric flux and Gauss law. In case if you have any doubts in any of the things that I've taught you in this class, please get back to me and I'll try to help you out. Thank you.